हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो पिछली क्लास हमारी मोल कॉन्सेप्ट रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, हम पूरे यूनिवर्स को कैसे बांटेंगे, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है ना। फिर भौतिक अवस्था के आधार पर हमने कहा था कि मैटर जो है वो गैस है, द्रव है और लिक्विड हो सकता है। लेकिन रासायनिक में तो हमने कहा था केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण थोड़ा अलग है। आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई आप मैटर को केमिकली कैसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे या तो आप उसको शुद्ध पदार्थ बोल दो या फिर आप उसको मिश्रण बोल दो। अगर वो शुद्ध पदार्थ है तो एलिमेंट बोल दो, तत्व बोल दो, अदरवाइज उसको कंपाउंड बोल दो, यौगिक बोल दो। और मिश्रण है तो फिर कैसा मिश्रण है, क्या वो मिश्रण समांगी है या फिर वो विषमांगी है ना। अब शुद्ध पदार्थ में भी हमने कहा कि भाई यौगिक भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है। फिर हमने आगे पढ़ लिया था भाई तत्व तो 3 होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, है ना। और कंपाउंड है तो फिर सर्टेन रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो है। इस तरह से हमने मैटर को क्लासीफाई कर दिया था। अब मैटर वाला टॉपिक हमारा खत्म। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो साथ साथ में लिखना भी है आपको, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, है ना। तो बच्चों अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब केमिकल्स बनाएंगे, रासायनिक यौगिक बनाएंगे, केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, है ना। तो हम कहेंगे भी केमिकल कंपाउंड तो बन रहे हैं, लेकिन उनके बनने का नियम क्या अप्लाई होता है। बनने के लिए जैसे भी कोई कंपाउंड बन रहा है तो आप कह रहे C+O2 CO2, तो ऐसा क्यों है कि C+O2 ही हुआ, है ना। C+O3 क्यों नहीं हुआ, C+O क्यों नहीं हुआ, CO बन जाता तो CO तो खैर बनता भी है ना। CO3 क्यों नहीं बन रहा है, CO4 क्यों नहीं बन रहा है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है कि भाई कोई भी दो एलिमेंट, दो तत्व जब आपस में जोड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं, उसमें क्या क्या नियम लगते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये फिक्स्ड है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों आपको टोटल 5 नियम पढ़ने पड़ेंगे। पहला आपका रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे हम बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकेंड आप बोलेंगे बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संघटन का नियम। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। संगठन भी लिखा है तो एक ही बात है। देन तो नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित, मल्टीपल है ना, दुगुना तिगुना ऐसे मल्टीपल होना, गुणित अनुपात का नियम। तो थर्ड मेरे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, और बच्चे फोर्थ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये 3 तो आपके एनसीईआरटी में है, ये नहीं है बट इसको अपन पढ़ेंगे, काम आएगा ये हमें, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और एक और पढ़ना है बच्चों लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन का नियम या गैल्यूसेक का नियम। ठीक है, तो फोर्थ में यहाँ लिख देती हूँ लॉ ऑफ गैल्यूसेक या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गैल्यूसेक का नियम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैल्यूसेक का नियम, गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो टोटल 5 नियम जो है ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैंने पहले भी कहा था हम वन शॉट नहीं पढ़ रहे, हम आराम से पढ़ रहे, डिटेल में पढ़ रहे। हमारे पास पूरा साल है ना, 1 बाय 1 चीज़ हम उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाग भाग के तब पढ़ना है जब एग्जाम बिल्कुल सिर पे हो। ठीक है, और आ गया आपको लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, आ गया मुझे रिवाइज करना है, तो आप इसको डबल स्पीड में देख लें, है ना, तो आपको बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर थियोरी आपको लग रहा है बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो हाफ वीडियो निकाल के आप सब क्वेश्चन प्रैक्टिस वापस कर लो। लॉस तो आपके क्लियर है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम से ही लग रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब अगर एक रासायनिक अभिक्रिया होगी तो भाग कौन लेगा, तो हम कहेंगे क्रियाकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं, क्रियाकारक, रिएक्टेंट। और बनेगा कौन, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट, उत्पाद। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना क्रियाकारक लेंगे उतना उत्पाद बनेगा। भाई अगर मैं 100 ग्राम की रिएक्शन करा रही हूँ, रिएक्टेंट 100 ग्राम है, तो प्रोडक्ट 100 ग्राम बनना चाहिए, उसमें क्या है। अब 2 बन रहे हैं तो 50-50 हो जाए, 75-25 हो जाए, लेकिन मास, द्रव्यमान, वो तो संरक्षित रहेगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो हम कहेंगे हाँ भाई मास तो कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, तो बस यही तो नियम है आपका किसी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, देखो आगे जाके सब कुछ इंग्लिश में भी पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा आपका इंग्लिश ठीक होना चाहिए, है ना। बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, हाँ ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, मतलब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हो और फिजिकल प्रोसेस में तो वही, मान लो मैं 1 किलो पानी तोल के जमा रही हूँ, तो बर्फ 1 किलो बननी चाहिए, उसमें क्या। ठीक है, तो सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्रिया में भाग लेने वाले सभी रासायनिक पदार्थों के कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बनने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। मतलब तो एक सिंपल सी बात कह रहा है बच्चे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक का द्रव्यमान, मास ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। बोल, कोई तकलीफ है क्या। कोई भी रिएक्शन होगी तो बच्चे अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है वो भी कारक, क्रियाकारक, और जो बन रहा है वो क्या, प्रोडक्ट। तो जितना लेंगे उतना ही तो बनेगा। अब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो ठीक है 0.01 0.02 एरर आ जाती है, वो प्रैक्टिकल एरर है ना, क्योंकि हम बिल्कुल आइडियल कंडीशन में थोड़ा ना काम करते हैं। मैंने 10 ग्राम लिया है ना, तो एक छोटा सा पार्टिकल रुक गया, थोड़ा सा ना रह गया है ना, एक बॉल से दूसरे बॉल में ट्रांसफर करते टाइम थोड़ा सा छूट गया, तो तुम्हें लगेगा कि मैडम 0.01 का डिफरेंस है, 0.03 का है, तो दैट इज प्रैक्टिकल एरर, प्रायोगिक त्रुटि बोल दो उसको, तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, बात तो सिंपल सी कह रहा है, इसमें केमिस्ट्री कहाँ लगी है ना। कोई रिएक्शन हो रही है तो जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा, छोटी सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो बेरियम क्लोराइड का कितना भार 24.4 ग्राम सोडियम सल्फेट से क्रिया करके 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट और 23.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो पहले तो रासायनिक अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, आपने कहा था कोई केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो भाई बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगी बेटा एक्वस, क्योंकि बेरियम क्लोराइड तो ठोस होता है, ठोस कैसे अभिक्रिया करेगा है ना, तो घुलना चाहिए ना। तो एक्वस किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो हम कह रहे हैं सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 वो भी क्या है, तो हम कहेंगे एक्वस, जलीय। ठीक है, बनना क्या है, बेरियम सल्फेट, तो बच्चे बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। अब ये भी जलीय है तो इसको भी एक्वस लिखो। साथ में क्या बनना है, सोडियम क्लोराइड, तो बेटा सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, सब अभिक्रियाएं जल में है तो इसको भी एक्वस लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बैलेंसिंग करनी है तो कर लो भैया, 2 क्लोरीन है तो यहाँ ट्वाइस कर देते हैं है ना, Na2 है तो चलो ठीक है, बाकी सब तो बैलेंस ही। अब आप कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड का कितना भार, तो देखो बेरियम क्लोराइड तो मुझे पता नहीं, तो मैं इसका x ग्राम मान लेती हूँ। सोडियम सल्फेट के 24.4 ग्राम, तो इसका 24.4 ग्राम। ठीक है, फिर 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट, तो बच्चे ये 46.6 ग्राम है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड कितना है, तो 23.4 ग्राम, 23.4 ग्राम बस। और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कर लोगे, मुझसे पहले आंसर निकाल सकते हो। देखो है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
मान लो बच्चे कोई अभिक्रिया हो रही है तो तुम कहोगे ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो मास ऑफ रिएक्टेंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक का द्रव्यमान, ठीक है भाई, क्रियाकारक का द्रव्यमान इक्वल्स टू, तो मैं कहूंगी मास ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का द्रव्यमान। क्रियाकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो भाई क्रियाकारक का द्रव्यमान x ग्राम, और तो भाई ये दोनों क्रियाकारक है ना, तो ये x प्लस 24.4, ठीक है। उत्पाद, तो बच्चे ये दोनों उत्पाद है, लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है, रिएक्टेंट, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो। प्रोडक्ट, तो ये दोनों प्रोडक्ट की अभिक्रिया के दौरान बनने वाली चीज को क्या कहते हैं, उत्पाद। प्रोडक्ट बन रहा है जो, तो ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, तो जोड़ के लिख दो। तो हम देंगे 46.6 प्लस 23. ठीक है, तो जोड़, है ना, 6 और 4 10 हो गया, तो 24 और 46 60 और 70, हाँ ठीक है, 24 और 46 70 हो गया नहीं, ठीक है, तो 70 हो गया, और x निकालना है, तो ठीक है 70 माइनस 24.4, तो बच्चे 70 में से अगर 25 बता देती तो 35 बचते, है ना, 70 में से 25 कम कर दूँ तो 35 ही बचेंगे ना, ठीक है। और मुझे 25 कम नहीं करने हैं, 0.4 कम करने हैं, तो मैं कह दूँगी 35.6, 35.6 ग्राम्स। चेक कर, है ना, आपसे पूछा है कि भाई सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बात करो, तो बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, प्रोडक्ट क्या है, बेरियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है, तो हम कहेंगे ठीक है, बेरियम क्लोराइड इससे रिएक्ट करता है, ये बनाता है, ये बनाता है, दे यार ये आपके रिएक्टेंट्स है, अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज ये लोग, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप इनको काउंट कर लो, है ना, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा ना बच्चे, वो आप निकाल दो। तो ठीक है, रिएक्टेंट कौन है, तो हम कहेंगे x प्लस 24.4, क्रियाकारक ये रहा, उत्पाद आपका ये रहा, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक बार आंसर बताती हूँ, बुक से आपका आंसर आना चाहिए 45.6 है ना, 70 और, अच्छा ठीक है 45.6, ठीक है 70 और 25 और 35, हाँ 60 लगा था मुझे, ठीक है 45.6, ओके। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 बनती है, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा उसको क्विंटल में निकालो, ठीक है। अब देखो 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, तो हम ले लेते हैं भाई, हम हीट कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठोस होता है ना, तो मैंने लिख दिया ये, गरम कर रहे हो तो बेटा गरम का साइन लगा दो, क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी ठोस होता है, प्लस क्या बन रहा है, तो CO2, ये आपका गैस है, ठीक है। अब देखो ये कितना लिया है, तो ये कह रहा है 10 ग्राम, है ना, ये कितना है, तो हम कहेंगे x ग्राम। CO2 कितनी है, तो CO2 है 4.4 ग्राम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगाओ, है ना भाई, हमें पता है क्रियाकारक का द्रव्यमान इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, उत्पाद का द्रव्यमान, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का द्रव्यमान, ठीक है। अब बच्चे मास ऑफ रिएक्टेंट तो है 10 ग्राम, ये है x ग्राम, वो है 4.4 ग्राम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.6 ग्राम्स, बस। तो ठीक है ना, आपका जो आंसर है वो ग्राम्स में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में से क्या पूछा है, क्विंटल में पूछा है। तो देखो होता क्या है बच्चा, एक क्विंटल जो है, एक क्विंटल मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। कोई पूछे एक क्विंटल
सॉरी 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल जो है वो है 1000 किलोग्राम। तुम्हारे पास तो ग्राम्स में, तो तुम कहोगे 1 किलो कितना होता है, तो भाई 1 किलो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये 5.6 ग्राम है ना, इसको कन्वर्ट करो तो हम कहेंगे ठीक है x बराबर 5.6, 1000 से भाग लगाओगे तो किलोग्राम बनेगा। तुम्हारे पास ग्राम है ना, किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो 1000 इधर ले जाओ, किलोग्राम आ गया। किलोग्राम को क्विंटल में कन्वर्ट करना चाहते हो फिर से 1000 से भाग लगा दो, तो मैं कहूँगी ये तो किलोग्राम है, इसको क्विंटल में बदलना है, देखो ये तो किलोग्राम है, सही है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो तुम कहोगे अच्छा ग्राम की जगह किलोग्राम लिया हूँ तो 1000 से भाग लगा दो। ठीक, तो मैंने 1000 से भाग लगा दिया। अब किलोग्राम को क्विंटल में बदलो तो बच्चे किलोग्राम 1 क्विंटल में 1000 किलो होते हैं, है ना, तो ये 1000 जो है ये यहाँ लियो। ठीक है, तो 1 क्विंटल और ये 1000 से डिवाइड कर दो, तो आप अपने आंसर को फिर से 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा ना बच्चे वो आएगा 5.6 इंटू 10 की पावर -6 क्विंटल। 5.6 इंटू 10 की पावर -6 क्विंटल, ये आएगा आपका वेट। सिंपल है, तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, दिया किसने था, बहुत बार ज़्यादा आपने बताया ही नहीं, नियम प्रपोज्ड बाय, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय, नियम किसने दिया था। ठीक है, तो बच्चे ये नियम जो है ये आपका दिया था लेवोशियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं इसको, लेवोशियर। ठीक है, लेवोशियर है ना, और लैंडोल्ट भी आता है इसमें, उन दोनों ने मिलके दिया था। आप सिर्फ लेवोशियर ध्यान रखेंगे चल जाएगा, सिंपल है, छोटी सी बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक रासायनिक अभिक्रिया में जितना क्रियाकारक का भार होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा, मास हमेशा कंजर्व रहेगा, द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, क्रियाकारक का भार इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे उत्पाद का भार, जितना क्रियाकारक उतना प्रोडक्ट। ठीक है, इस पे बेस्ड बच्चे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, सिंपल है। अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्थिर संघटन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, स्थिर संघटन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, आप इसे बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। छोटा लिखते हैं इसको थोड़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब देखो ये कौन सा नियम है और ये क्या बताना चाह रहा है। ये कह रहा है कि मान लो आप कोई कंपाउंड बना रहे हो, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हो, चाहे CO2 बना रहे हो, चाहे कुछ ही बना रहे हो, है ना, आप उस कंपाउंड को लाए कहाँ से हो, तो हम कहेंगे तो ये नेचुरल होगा तो नेचुरल ले आएंगे। जैसे वाटर बना रहे हैं, तो पानी का सोर्स क्या है, तो हम कहेंगे नदी से लिया हो, नाले से लिया हो, समुद्र से लिया हो, कहीं से लिया हो, पानी लिया हो। ठीक है, या बना लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो आप एक कंपाउंड का सोर्स चाहे मोड ऑफ प्रिपरेशन, एक यौगिक बनाने की विधि कोई भी हो या उसका स्रोत कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो तत्व है, उनके द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। मतलब अगर CO2 है तो मैं C और O के द्रव्यमान के अनुपात की बात करूँगी। अब तुम कहोगे CO2 मैंने C+O2 से बनाई, चाहे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को गर्म करके पहले CO बनाया, फिर CO से मैंने CO2 बनाई, चाहे मैंने वायुमंडलीय CO2 ले ली, या मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाई, चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे कोई भी तरीके से प्राप्त किया गया हो, उस यौगिक के अंदर जो तत्व है उनके द्रव्यमान का अनुपात वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो देखिए किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में
तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो या किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया हो, है ना। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CO2, ठीक है। CO2 हम अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं कहती हूँ निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई। CO2 कैसे ऑब्टेन करोगे बच्चे, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेंगे। देखो CO2 बनानी है तो ऐसे कर लो, C+O2, कार्बन ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो, तो C+O2 आंसर CO2। फिर तुम कहोगे नहीं मैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसको गर्म करूं ऑक्सीजन के साथ और मैं CO2 बनाऊं, तो ऐसे कर लो भाई, CO2 ऐसे बना दो, है ना। CO2 आएगी तो गैस अवस्था में। फिर आप कहोगे नहीं अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, है ना, मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन, इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराऊं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराऊं, तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है, ठीक है, मान लिया, है ना। चाहे चौथा तरीका तुम ले आओ कि भाई मैं तो वायुमंडलीय CO2 की बात कर रहा हूँ, मैं तो बनाऊंगा ही नहीं, मैं तो हवा से इकट्ठी कर लूँगा, हवा में भी है, वायु में भी 0.03% CO2 होती है, तो CO2 है, ठीक है। तो बच्चे वो कह रहा है मोड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि कोई रखो ना, ठीक है। तो CO2 में है क्या, तो हम कहेंगे C और O। अब आपको पता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, हालांकि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे परमाणु द्रव्यमान अणुभार, लेकिन फिलहाल जनरल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, U यूनिफाइड मास, परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट, तो ठीक है, कार्बन का भार 12 मान लेती हूँ। ऑक्सीजन का, तो बच्चे ऑक्सीजन का 16 होता है और O2 है तो 32 होगा, तो मैं कहूँगी ठीक है CO2 में कार्बन का भार तो 12 है और ऑक्सीजन का 32, कहाँ से आया, तो देखो C का तो बच्चे 12 होता है, O का कितना होता है 16, इकाई तुम U लिख दो, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो कार्बन का 12, O2, O का 16 होता है बेटा, O2 32, ठीक है। 4 का भाग लगा दो दोनों में, है ना, 4 3 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 32/4 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। तो तुम यहाँ से कोई CO2 लाओ ना, मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं कहूँगी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, तो तुम कहोगे 3:8। अब कोई कहे मैंने तो इस मेथड से बनाई, कोई कहे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को बना गर्म करके लाया, कोई कहे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट से बनाई, चाहे वायुमंडलीय CO2 इकट्ठी कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक यौगिक को बनाने का तरीका कुछ भी हो, उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। आगे बात समझ में, वाटर ले लो H2, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, एक अनुपात 8 आएगा। अब तुमको चाहे नदी का पानी है, चाहे समुद्री जल है, उसमें इम्प्योरिटी घुली हुई वो नहीं सोचना है, मैं सिर्फ वाटर की बात कर रही हूँ, है ना, H2O की बात कर रही हूँ, तो H2O तो वही रहेगा, ठीक है। फिर आपको मैंने बनाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास, किसी यौगिक में तत्वों के अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात सदैव कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भाई, बढ़िया रहेगा तो रहेगा, अब क्या करें, इतनी सी बात क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास क्वेश्चन है 2.16 ग्राम धातु कॉपर को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड का भार 2.70 ग्राम पाया गया, ठीक है। दूसरे प्रयोग में 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से 0.92 ग्राम कॉपर प्राप्त की गई, तो बताइए कि ये जो डेटा है स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। अब आपको पता है कि एक कंपाउंड को बनाने का तरीका कुछ भी हो, मुझे क्या करना है, मुझे उसमें जो तत्व है उनके द्रव्यमान का अनुपात कांस्टेंट दिखना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो देखो पहले कॉपर है, अभिक्रिया कराई, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त किया, तो मैं कहूँगी चलो प्रयोग 1 देखें, तो बच्चे प्रयोग 1 में क्या है, तो कॉपर है,
कितने ग्राम है कॉपर, तो तुम कहोगे 2.16 ग्राम तो कॉपर है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड कितना है, तो तुम कहोगे 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है, सही है ना। कॉपर कितना है 2.16, कॉपर ऑक्साइड कितना है 2.70। तो बच्चे ऑक्सीजन का भार कितना है, तो यहाँ चलो ऑक्सीजन का भार निकाल देते हैं। तो देखो 2.70 माइनस 2.16, तो 70 में से 16 कम कर दो, 60 और 6 कम 0.54, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखना, 0.54। ये मेरा प्रयोग एक है, उसका डेटा है कि इतने ग्राम कॉपर लिया, इतना कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो ऑक्सीजन आई कितनी, ठीक है आगे। अब प्रयोग 2, ठीक है, प्रयोग 2 में यहाँ लिख लेते हैं। अब आपने क्या किया, तो देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अपचयन द्वारा 0.92 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बच्चे तुम्हारे पास 0.92 ग्राम कॉपर आ गया, तो कॉपर आ गया 0.92 ग्राम, ठीक है। और 1.15 ग्राम क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है। 1.15 ग्राम क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो हम कहेंगे देखो कॉपर ऑक्साइड है 1.15 ग्राम, ठीक है। तो बच्चे इसमें भी ऑक्सीजन का भार निकालो, तो हम कहेंगे ओके भाई ऑक्सीजन का भार निकाल देते हैं। तो 1.15 माइनस 0.92, ठीक है। तो 15 और 8 जोड़ दो, 18, 20 और 23, आई थिंक 0.23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे चलो दोनों एक्सपेरिमेंट में मेरे पास कॉपर और ऑक्सीजन का क्या आ गया, डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉपर और ऑक्सीजन, तो तुम कहोगे भाई कॉपर तो था 2.16, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना था 0.54, है ना। कॉपर कितना है 2.16, ऑक्सीजन कितना है 0.54, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सिंपल चाहिए, है ना, तो आप सिंपल के लिए क्या करोगे, जो छोटी संख्या है उसको दोनों में भाग लगा लो। अगर मुझे इसको सरल अनुपात में बदलना है तो जो छोटी संख्या है उसको दोनों में भाग लगा लो। तो तुम्हारे पास 0.54 है ना बच्चे, ठीक है। ये बीच में पॉइंट है ना, इसमें मतलब थोड़ा यहाँ पॉइंट वैसे बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये पॉइंट है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई चलो ठीक है मान लेते हैं छोटी संख्या से इसमें भाग लगाने की वजह क्या है। तो देखो अगर मैं इसमें 0.54 में 0.54 का भाग लगा दूं तो कम से कम ये तो 1 हो गया कि भाई ये तो 1 है। और यहाँ 2.16 में अगर मैं किसका भाग लगा दूं, 0.54 का भाग लगा दूं, तो देखो 50 का 4 गुना तो 200 और 4 का 4 गुना 16, ठीक है। तो ये 4 आएगा, तो मैं कहूँगी ओके भाई ये तो 4 आ रहा है और ये मेरा 1 आ रहा है। तो यहाँ जो अनुपात आ रहा है ना वो आ रहा है 4:1, ठीक है। ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट 1 था और एक्सपेरिमेंट 1 के डेटा के हिसाब से कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 4:1। अब तुम अपना एक्सपेरिमेंट दो, मुझे बता दो तुम्हारे पास क्या रेशियो है। भाई एक प्रयोग मैंने किया, एक प्रयोग तुमने किया, अब जो भी यौगिक हमने बनाया वो तो सेम है, उसमें एलिमेंट्स के मास का रेशियो सेम आना चाहिए, बस हम यही तो प्रूव कर रहे हैं। जैसे पिछली बार हमने कहा था CO2, तुमने कहा मैं ऐसे लाऊं ऐसे लाऊं ऐसे लाऊं, कोई तरीके से लिया हो। CO2 में C और O के द्रव्यमान का अनुपात कितना था, तो तुमने कहा ना 3:8 है, कहीं से लिया हो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो बस ये कैसे ही बना लो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हम कहेंगे चलो एक्सपेरिमेंट 1 में तो ये है। अब एक्सपेरिमेंट 2 में देखते हैं बच्चों। तो देखो कॉपर और ऑक्सीजन, अब ध्यान से देखो एक्सपेरिमेंट 2 में कॉपर तो है 0.92 और ऑक्सीजन कितना है, तो हम कहेंगे 0.23। अब सरल अनुपात में बदलने के लिए जो छोटा डेटा है उसमें उसी को डिवाइड कर देते। तो मैंने क्या किया 0.23 अपॉन 0.23 और 0.92 अपॉन 0.23। तो अगर मैं 4 बार देखूँ तो 80 और 12 92, ठीक है। तो 23 चौक 23 4 जा
तो मैं कहूँगी 93 इंटू 4 तो 92 आ रहा है, और वो तो 1 आ ही रहा है। तो भाई अगर ये 1 है तो ये 4 है। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 में जो हमारे पास क्या बोलते हैं अनुपात था वो 4:1 था, और एक्सपेरिमेंट 2 में भी कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो हम कह रहे हैं 4:1 है। तो दोनों प्रयोगों में अगर रेशियो सेम है, बनाने की विधि आपकी अलग है, आप पहले नाइट्रिक एसिड से बना रहे हो, फिर कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके बना रहे हो, है ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे को जो डेटा मिला है उन दोनों के अंदर एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास, हमारे पास जो प्रयुक्त आंकड़े हैं उनमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। छोटी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके पास फिर से 2 एक्सपेरिमेंट है, देखेंगे एक बार, आप इस सवाल को पढ़िए। अब पढ़ते बच्चों, देखो एक एक्सपेरिमेंट में 2.4 ग्राम, तो आपके पास क्या है, तो हम कह रहे हैं आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराने पर 1.68 ग्राम आपको Fe मिला। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बच्चों 2.9 ग्राम FeO है, इसको भी हाइड्रोजन के साथ अपचयन किया तो 2.03 ग्राम Fe मिला, ठीक है। आप प्रूफ कर दो कि भाई दोनों कांस्टेंट कंपोजिशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, छोटी सी बात है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, क्या करते हैं 2 एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं भाई, है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 और यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंट 2। ओके, अब देखो पहला एक्सपेरिमेंट में FeO तो है 2.4 ग्राम, ठीक है, और Fe कितना है 1.68 ग्राम। तो Fe लिखो, FeO लिखो, Fe लिखो, FeO लिखो, और ऑक्सीजन का भार, ठीक है। मैं चाय पीते पीते कर रही हूँ तो मेरे से पहले करके दिखा दो कि भाई मैडम हमने तो कर लिया, पता चल जाएगा, ठीक है। लिखो जल्दी से, Fe कितना है, Fe कितना है बच्चे 1.68, FeO कितना है 2.4, 1.68 और 2.4 ग्राम। तो ऑक्सीजन का भार कितना आया, तो हम कहेंगे 2.4 माइनस 1.68, कम कर दो भाई बच्चे, है ना। तो 32 और 40 कितना 72, तो आई थिंक 0.72 होना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार वापस चेक कर लिया करो बच्चों, है ना, ठीक है। यहाँ तो आ गया। अब एक्सपेरिमेंट 2 में यहाँ डेटा लिख रही हूँ। तो देखो दूसरे एक्सपेरिमेंट में FeO है 2.9 और Fe है 2.03। तो बच्चा Fe तो है मेरे पास 2.03 ग्राम, ठीक है, और FeO जो है वो मेरे पास कितना है 2.9 ग्राम, है ना। तो ऑक्सीजन का भार निकाल दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भार निकालो, 2.90 ले लो, नहीं तो माइनस 2.03, 2 तो गया, 90 में से 3 गया, तो 90 में से 3 गया कितना 87, तो 0.87 ग्राम। बोलो इतना डेटा क्लियर है क्या भाई? आपने 2 तरीके से आयरन ऑक्साइड प्राप्त किया है, मुझे तो आयरन और ऑक्सीजन का भार दे दो, वहाँ पे भी दे दो। अब हम सिर्फ चेक कर लेते हैं कि भाई आपका एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में जो भी द्रव्यमान का अनुपात है वो सेम है। अगर सेम है तो बात खत्म। तो हम कहेंगे ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में आयरन और ऑक्सीजन, तो बच्चे आयरन तो है 1.68, आयरन तो है 1.68 और ऑक्सीजन कितना है 0.72, ठीक है। छोटे में कन्वर्ट करो सरल अनुपात में, तो हम कहेंगे 0.72 डिवाइडेड बाय 0.72, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना है तो 1.68 डिवाइडेड बाय 0.72,
तो भाई ये तो 1 आ रहा है, ये आप बता दो। तो देखो कितना आएगा, 1.68 डिवाइडेड बाई 0.72, 144 तो यूं ही आ जाता है। आई थिंक 2.25 के आसपास होना चाहिए। भाई कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बुक का आंसर दे रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, फी वाला है ना, 2.33 आ रहा है। ठीक है, ये आपको दिया है 2.33, है ना बच्चे, कैलकुलेट करके आप लिखेंगे भाई, है ना। अब हम कहेंगे चलो एक्सपेरिमेंट 2 में देख लेते हैं। तो देखो एक्सपेरिमेंट 2, तो बच्चा एक्सपेरिमेंट 2 में भी तुम्हें चीज़ तो यही देखनी थी, एफी और ओ का रेशियो। तो तुम कहोगे एफी तो मेरे पास 2.03 है भाई, और ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास कितना है, 0.87। ठीक है, अब मुझे सिंपल रेशियो में चाहिए, ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं कहूँगी 0.87 को 0.87 से डिवाइड कर दो, ताकि ये तो 1 बन जाए, और 2.03 को 0.87 से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, अभी देखो 160, 70 और 174, तो ऑब्वियसली 2 से तो ज़्यादा ही है ना। और सॉल्व करो, देखो दिमाग लगाओ, अगर सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, है ना। एग्जाम में नहीं जबरदस्ती प्रूव करके लिखो, तुम्हें सॉल्व करना है बच्चे, तो तुम सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, 2.33 रेशियो 1। तो हम कहेंगे कि भाई दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर, पहले एक्सपेरिमेंट में आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो, और बच्चे दूसरे एक्सपेरिमेंट में आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो। चूंकि दोनों एक्सपेरिमेंट में रेशियो क्या है, सेम है ना। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं। कुछ भी नहीं करना, वो कहेगा देखो मैंने एक एलिमेंट बनाया, ये बना दिया, ऐसे ऐसे किया, ये किया, ये मिलाया, ये है। दूसरा मैंने ऐसे ऐसे किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये है। ठीक है ना, बनाया क्या है उसको देख लो, इसके एक्स और वाई ढूंढ लो, इसके एक्स और वाई ढूंढ लो। अब वेट तो मिलेगा मैडम 1.74 और 1.6 आ रहा है, यहाँ पे 1.9 और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो तुम जो है वो रहने दो, सरल अनुपात में कन्वर्ट कर दो, सिंपल रेशियो, सरल अनुपात। जो सबसे छोटा डेटा है ना उसको दोनों में डिवाइड करो, और सबसे छोटे वाले को ही क्यों, तो बच्चे इसको भी कर सकते थे, तो ये 1 हो जाता, लेकिन फिर ये 1 से बहुत छोटा हो जाता, तो पॉइंटों में आता ना, तो भारी पड़ता तुम्हारे लिए, इसलिए ये 1 हो जाएगा, और ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा होगा, तो निकालना ईजी रहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, सेम चीज़ यहाँ पे कर ली, अब दोनों में रिजल्ट सेम है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, बात ही खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 ही नियम है हमारे पास इस पे। ओके चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब बच्चे ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है भाई, अब है क्या ये नियम, तो हम कहेंगे देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल मतलब 1 से ज़्यादा। आपको बताना है 2 एलिमेंट ए और बी जब आपस में मिलके 1 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे जैसे लिखूंगी ना वैसे वैसे समझाऊंगी। ठीक है, मुझे लेने हैं 2 तत्व ए और बी आपस में संयोग करके 1 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको लिखती हूँ फिर इसका एग्जाम्पल देती हूँ। तो मैंने लिखा जब 2 तत्व ए व बी, ठीक है, आपस में संयोग करके, 2 तत्व ए व बी आपस में संयोग करके 1 से अधिक कंपाउंड, है ना, 1 से ज़्यादा बनने चाहिए थे, पिछली बार कंपाउंड 1 था और हमने अलग अलग रेशियो निकाला था। ठीक है, अलग अलग तरीके में जो वेट था उसका रेशियो निकाला था और आपका आंसर सेम था। इस बार आप कह रहे हो नहीं, कंपाउंड ही अलग है, तो आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे होंगे, यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण दो भाई, नहीं समझ में आया, ठीक है उदाहरण देते। तो देखो उदाहरण लिखो, कार्बन व ऑक्सीजन के यौगिक, या कार्बन व
ऑक्सीजन के संयोग करने, इसको ओ पढ़ना बच्चे, ऑक्सीजन, जीरो मत पढ़ लेना, इसलिए मैं बार बार पूरा लिखती हूँ, है ना, क्योंकि नया नया 11th का साइंस का बच्चा है तो बार बार उसको जीरो ही पढ़ने की आदत होती है। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जीरो नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो तुमको कि एक तो मैडम CO बना लो और एक CO2 बना लो, तो मैंने यही तो लिखा ना, दो तत्व A और B आपस में मिलकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, तो दो तो बन रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इन कंपाउंड में एलिमेंट्स का रेशियो, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, तो CO2 में C और O का अनुपात, और यहाँ पे भी तुम कहोगे CO2 में C और O का अनुपात। अब ये तुम सबको पता है बच्चे कि कार्बन का भार तो 12 है, कार्बन का भार कितना लेना है, परमाणु भार 12, और ऑक्सीजन का कितना लेना है 16। भाई जब मैं परमाणु भार की परिभाषा भी दूंगी तो ये तो बोलूंगी ना कि कोई तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना भारी है, तो कार्बन का 12 ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हम कहेंगे चलो मान लिया CO और CO2, तो बच्चे C कार्बन का भार कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16। सिमिलरली CO2, तो CO2 में अगेन कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 32, CO2 32 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना है व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B, ठीक है, कंबाइन होते हैं, एक से ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उनके द्रव्यमान का अनुपात हमने निकाल दिया। अब ये कह रहा है, अब ये थोड़ी भारी बात कर रहा है, अब ये कह रहा है वो तत्व जिसके भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे के कांस्टेंट से कंबाइन हो रहे हैं, मतलब देखो CO और CO2, तो बेटा यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो C तो एक ही है ना, कांस्टेंट है ना, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और वहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 1:2, तो इनके भार का अनुपात भी कितना आएगा, तो होंगे ना 1:2 आएगा, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, देखो रॉकेट साइंस छोड़ना है, आप कह रहे हो अच्छा एक CO है एक CO2 है, तो C तो दोनों में ही है, अब इधर O है और इधर O2 है, तो ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है, क्या आएगा, तो जो ऑक्सीजन का अनुपात होगा, है ना, भाई इधर 16:32 बोलोगे, जो 1 और 2 बोलोगे तो बात तो वही है ना, तो 16:32 मतलब 1:2। अब इसका एग्जाम में अगर आपके बोर्ड एग्जाम से, स्कूल एग्जाम से, तो फिर आपको थोड़ा डेफिनेशन लिखना पड़ता है, तो आप सिंपल वे में लिखो, भाई दो एलिमेंट थे A और B आपस में कंबाइन हुए, दो से ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, भाई ऑक्सीजन अलग अलग का था ना बेटा, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होते हैं, ठीक है, संयुक्त होते हैं, कॉमा सदैव सरल अनुपात में होते हैं, ऑलवेज इन द सिंपल रेशियो, सदैव सरल अनुपात में होते हैं। बोलो, जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है वही तो समझाया पीछे। नया उदाहरण ले लेते हैं, चलो, आपको लगा नहीं CO CO2 तो मुझे पता ही चल रहा है, कुछ और ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड, बहुत फेमस है। अब देखो वैसे तो मैं लगेगा इसमें तो क्या ही सवाल आएगा, लेकिन नीट में जो सवाल आता है ना वो आता है कि 4 कॉम्बिनेशन दे दिए और तुमसे से पूछ लिया कि भाई निम्न में से कौन गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है, निम्न में से कौन व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करता है ना, या स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, तो नियम ही नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे छांटोगे, तो वहाँ फंसोगे, इसलिए इसको करके जाना, ठीक है। अब बुक्स में तो है ही, NCERT में है, सवाल बन सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक, भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो हम इनके कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक, तो तुम कहोगे अच्छा भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये लोग तो NO भी बनाते हैं, N2O भी बनाते हैं, N2O3 भी बनाते हैं, N2O4 भी बनाते हैं और N2O5 भी बनाते हैं, ठीक है।
नाइट्रोजन के तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं। अब मैंने तो कहा था भाई कितने ही हो ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो अब इनके एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास बता दो, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात बता दो। और जो चीज़ पता होनी चाहिए थी वो ये थी कि भाई नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 U होता है, 14 यूनिफाइड मास, और ऑक्सीजन का 16 U होता है। ठीक है, तो बेटा NO में नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, N2O में तो N2 है ना, नाइट्रोजन डबल है तो 28, 16, फिर N2O3 तो 28, 48। बात समझ में आ रही है ना। N का 14 है, नाइट्रोजन का भार 14 है, 14 है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 दूनी 28, तो ये हो गया। ऑक्सीजन का भार 16 है, तो 16 और यहाँ तो ऑक्सीजन 3 है ना, तो 16 × 3 48। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। यहाँ 28 नाइट्रोजन का 14 × 2, O तो एक ही है ना बच्चे, या NO तो 14 16। अब यहाँ N2O4 में तुम बताओ, N का 14 है, N2 का तो मैं कहूँगी 28, अब ऑक्सीजन का 16 है, 16 4 × 64, नाउ 28 और 80। ठीक है, अब तुमने कहा था एक का कांस्टेंट, तो तुम कहोगे मैडम यहाँ तो 14 आ रहा है, तो बच्चे 14 पे 16 जुड़ रहा है ना, 14 पे कॉम्बिनेशन 16 का है, इसको डबल कर दो, ये अपने आप डबल हो जाएगा। ठीक है, अब सब 28 हो गए है ना। अब इसका ब्रैकेट वाला ले रहे हो तो इसका ब्रैकेट वाला लेना। अब इनका देख लो अनुपात सरल है क्या, तो ये 16 की टेबल ही तो चल रही है, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 है ना, 16 4 × 64 एंड 16 5 आर 80 है ना, 16 32 48 64 80। ठीक है, तो वही तो है भाई, क्या ही दिक्कत है। 2:1:3:4:5 समझ में आया। जब दो तत्व, हाँ दो तत्व है, आपस में संयोग करके, ठीक है, दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, दो या दो से ज़्यादा, हम गए यहाँ बहुत सारे बन गए, तो एक के डिफरेंट मासेस, एक के भिन्न भिन्न यौगिक द्रव्यमान जो दूसरे के कांस्टेंट से कंबाइन हो रहे हैं, वो सरल अनुपात में होते हैं। क्या ही है इसमें, क्या याद करना है, सिंपल है, बना दोगे, उदाहरण दे के समझा देना एग्जामिनर को, इतना अच्छे से समझाना कि अरे यार मस्त समझा दिया, कर लोगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है ना, भूल जाते हो फिर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड और जल। तो पहले मान लो ये क्वेश्चन दे रहे और कहते तुम ना ये लैंग्वेज पढ़ के और बताओ नियम कौन सा है। तो देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड बच्चे H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है H2O2, और जल क्या है H2O। तो हम कहेंगे तत्व तो दो है भाई, लेकिन ये यौगिक दो से ज़्यादा है, दो तो है, दो तत्व मिलके एक यौगिक नहीं बना रहे, दो यौगिक बना रहे, दो से ज़्यादा भी हो सकता था। ठीक है, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा जल में क्रमशः 5.93 तथा 11.2% हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन है 5.93 और यहाँ हाइड्रोजन है कितनी 11.2। ठीक है, अब सिद्ध करो कि ये गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। अब देखो शॉर्टकट तो मुझे वैसे ही दिख रहा है H2O2 और H2O, इधर भी H2 है इधर भी H2 है, तो हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, H2 दो हाइड्रोजन, उधर भी H2 दो हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है यहाँ एक है, तो मुझे लग रहा है आंसर जो है वो 2:1 आना चाहिए। अब यूँ तो मुझे दिख रहा है लेकिन मैं प्रूफ करके देना है, वो कह रहा है सिद्ध कर लो, तो मैं बताने से क्या होता है, सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन इतना है और जल में हाइड्रोजन उतना है, तो परसेंट को मैं ग्राम लिख देती हूँ, भाई इतने ग्राम है और यहाँ इतने ग्राम है। अब ये ऑक्सीजन निकालो, तो देखो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, परसेंट है ना 100 मान लेती हूँ, तो 100 माइनस 5.93, तो 100 में से 5 गए 95 और 94.07, सही कह रही हूँ, चेक कर लिया करो भाई। ठीक है, तो 94.07, यहाँ आओ तो ऑक्सीजन तो 100 माइनस 11.2, तो 89 तो वैसे ही हो रहा था, 0.2 और कम कर देते हैं, तो मुझे लग रहा है ये 88.8 सही है क्या, 89 90 और 100, हाँ ठीक ही लग रहा है। ठीक है, 88.8 ग्राम्स हो गया। ओके, अभी क्या करें, तो आपको सिंपल रेशियो निकाल दो भाई, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, आपने यहाँ क्या किया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकाल दो।
तो हमने ठीक है भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ तो हाइड्रोजन थी 5.93 और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 94.07। मुझे सरल अनुपात में बदलना है तो मैं इसको वापस इसी से डिवाइड कर देती हूँ, 5.93 को 5.93 से, तो ये मेरे पास 1 तो आया और इसको भी मैं 5.93 से डिवाइड कर देती हूँ, है ना, और यहाँ मैं चेक कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तो मेरे पास 1 आ गया, इसको सॉल्व कर लो तो लगभग अगर मैं उसको 6 मान लूँ तो 60। ठीक है, करते हैं इसको। अभी यहाँ देखो तो यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल लेते हैं। चलो तो देखो हाइड्रोजन यहाँ 11.2 और भाग लगा दो वापस तो 11.2। ठीक है, तो ये तो 1 आ गया और यहाँ 88.8, क्या भाई 88.8 और 11.2, तो 88 और ये सेट नहीं हो रहा। ठीक है भाई, चलो तो इसको कैलकुलेट करो। मैं तुम्हें रिजल्ट कैलकुलेटेड ही बता रही हूँ, है ना, तो मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या। 94.07 डिवाइड बाई ये करोगे तो ये 15.86 और ये 7.92, तो भाई ये 7.92 है और ये 15.86 है। अब मेरे को तो शुरू में पता चला था भाई H2O2 और H2 तो सेम है, आंसर 2:1 होना चाहिए था, है क्या। तो हम कहेंगे यहाँ चेक करो ना, आपने बोला क्या था कि एक का तो कांस्टेंट, ये भी एक है वो भी एक है, हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, और दूसरे का भिन्न, तो ये 15.86 है, ये 7.92 है, तो 7 2 14 और 0.92 का डबल 184 होता है लगभग, है ना। तो हम कहेंगे हाँ 15.84 तो आ रहा है, 15.86 है, लमसम ही आएगा डेटा। तो हम कहेंगे ये दोनों जो है ना बच्चे, ये आपस में 2:1 रेशियो में है, जो कि हमें पहले से पता था। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो आंसर में क्या आना चाहिए 2:1 आना चाहिए, लेकिन प्रूफ करना था। अब तुम्हें लगा थोड़ा सा भारी है, तो भारी नहीं है। देखो ये काम तुमने पिछली बार किया था, कंपाउंड एक ही कंपाउंड था, तुमने 2 बार लिखा था, इस बार अलग अलग कंपाउंड है, पर काम तो तुमने किया था, हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन इतना, सरल अनुपात निकालो, निकाल दिया था। यहाँ पे भी तो वही है, सरल अनुपात निकालो। अब जो चीज़ सेम है उसको छोड़ दो, भाई ये 1 है ये 1 है, तो हम वैसे 1 तो लाते ही है ना, 1 पे तो कंपेयर करते। अब दूसरा जो है ना उनका अनुपात एक बार और निकाल दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, है ना, सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं है। देखो PQR 3 कंपाउंड है मेरे पास, एक है P, एक है Q और एक है R। ठीक है भाई, P है, Q है और R है। ठीक है, PQR में कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है, मतलब सब में कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, PQR में हाइड्रोजन का प्रतिशत देखो, यहाँ हाइड्रोजन है 25, Q में हाइड्रोजन है 14.3 और R में हाइड्रोजन है 7.7। ठीक है, यहाँ रासायनिक संयोग का कौन सा नियम है। ठीक है, तो अब वैसे ही देख लो, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन है ना। अब कार्बन हाइड्रोजन 25 है तो कार्बन 75 ही तो होगा बेटा, तो यहाँ इसमें तो क्या ही है, ये 75 हो। यहाँ कार्बन तो 100 माइनस 14.3 तो 86 आता ना मेरे पास, 100 में से 14 माइनस होता तो 85.7। ठीक है, और यहाँ कार्बन 100 माइनस 7.7, ठीक है, तो 92.3। ठीक है, 93 और हाँ 100, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा नियम है तो देखो ना भाई, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 3 यौगिक बना रहे, 2 तत्व मिलके जब एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं तो लगता ही गुणित अनुपात है। ऑब्जेक्टिव तो 1 मिनट में कर लेते, लेकिन वो कह रहा नहीं साबित करो, ये तो सबको ही पता है, साबित कर लेते हैं। अब हमने सीखा क्या था, हमने सीखा था P और Q का पहले सरल अनुपात निकाल लेते हैं ना, P और Q के द्रव्यमान का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, सॉरी P और Q नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन, ये भी सब कार्बन हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है,
तो बताओ, कार्बन तो है 75, हाइड्रोजन है 25। सरल अनुपात निकालने के लिए जो छोटी संख्या होती है उसमें दोनों को भाग लगा देते हैं, तो 25/25 ये तो आया 1, और 75/25 तो मैं कहूँगी ये आया 3, तो 3:1 है। अब यहाँ देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो बेटा कार्बन तो है 85.7 और हाइड्रोजन है 14.3। अब जो सबसे छोटा है उसको दोनों में भाग लगा दो, तो 14.3 डिवाइडेड बाय 14.3 तो ये तो 1 आ गया, और 85.7 डिवाइडेड बाय 14.3 तो देखो 9 तो नहीं आ रहा, 143, 9 तो कैसे आया, 14, 9, 36, 6, 3, नहीं, ठीक है, करो उसको भाई, है ना। और यहाँ चलो तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो मैं कहूँगी कार्बन तो 92.3 है और हाइड्रोजन 7.7 है, तो 7.7 को तो 7.7 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 1 आ गया, और 92.3 को 7.7 से डिवाइड कर दो, फाइंड कर। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, चलो फाइंड कर लेते हैं। ये तो हो गया, इसको फाइंड करो। 85.7 तो मैं आपको फाइनल आंसर दे रही हूँ, 6 आया और इधर 12 आया। ठीक है, तो ये तो मुझे 10 से ज़्यादा लग ही रहा है ना, 10 गुना 770 होता है 923 है, तो भाई ये 12 है और ये 6 है, तो 6:1, 12:1 और वहाँ आ रहा है 3:1। तो आपने क्या सीखा था, एक का तो कांस्टेंट होना चाहिए, हम कहेंगे है, दूसरे के भिन्न भिन्न होने चाहिए, दिख रहे हैं, लेकिन जो भिन्न भिन्न है वो सरल अनुपात में है, तो हम कहेंगे यहाँ देखो 3, 6, 12, 3, 6, 12 क्या हो गया, 1, 2, 3, दो तत्व मिलके एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, तो एक का कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरे के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि एक के कांस्टेंट से जुड़ते हैं वो सरल अनुपात में होने चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये है ना 3 और ये 6 और ये 12, ये क्या है, ये सरल अनुपात में ही तो है, इनमें क्या सोचना। तो हम कहेंगे ओके, अगर सरल अनुपात में है तो बस नियम का पालन करता है। कौन सा नियम है, तो बच्चे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। सिंपल है, बिल्कुल भी भारी नहीं लगा होगा, कुछ भी नहीं करना है, एक ही पैटर्न से काम करने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट तो बाद में पढ़ाऊंगी, तो मैं ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। 3 पढ़ लिए, द्रव्यमान संरक्षण पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ लिया, कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, या स्थिर संगठन का नियम, और फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। सरल सरल है सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी तो मैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। मान लो जिसको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं तो नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, ये 3 तो पढ़ लो, इनके क्वेश्चंस बनेंगे वो करो। ठीक है, व्युत्क्रम, फिर गैल्यूसैक, फिर एवोगैड्रो, है ना, और फिर डाल्टन। आई थिंक चारों एक साथ हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चंस बने हो तो लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना कि मैडम सब समझ में आ रहा है, बराबर चल रहा है ना। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे, है ना। तो मैं भी तो रेस में फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, नहीं आते तो कहते ना हाँ कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा हो जाएगा, कीप इट अप। तो आपको भी अच्छा लगे तो थोड़ा सा कमेंट मार देंगे अच्छे, है ना। और डाउट हो तो वो भी लिख देंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तब भी लिख दें, मैडम क्या पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया, वापस तो हम वापस पढ़ा देंगे, एक ही काम है हमारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।